अब देखते हैं आज के प्रमेय में देखेंगे हम लोग क्लॉसियस का प्रमेय देखेंगे। देखिए ठीक, देखिए हमारे पास क्लॉसियस का प्रमेय क्या कहता था। ठीक, हमने जो द्वितीय नियम देखे थे, जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, ठीक क्लॉसियस का प्रमेय पढ़े थे। ठीक, तो क्लॉसियस ने ये बताया था कि जो निम्न जैसे कि हमारे पास दो ताप है, ठीक दो ताप है, तो ये क्या है 5 जूल का ताप है। ठीक, ये 5 जूल का ताप है और ये क्या है 1 जूल का ताप है। तो क्या होगा इसमें ऊष्मा, अगर इन दोनों को हम लोग चिपका देंगे तो क्या होगा, ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आएगा। ठीक, निम्न ताप की ओर आएगा। ठीक, तो क्लॉसियस ने ये कहा कि ये होता है। ठीक, ये होता है, या आप कोई मशीन को ले लीजिए, वो क्या करेगा, निम्न उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ठीक, तो क्लॉसियस ने ये बताया कि ऐसा कोई मशीन का निर्माण ही नहीं हुआ है जो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर क्या होता है ऊष्मा को प्रवाह कर सके। ये क्या किसने बताया, क्लॉसियस ने बताया। ठीक, क्लॉसियस ने ये बताया कि ऐसे भी किसी मशीन का निर्माण नहीं हुआ जो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर क्या है ऊष्मा का प्रवाह कर सकता है। ठीक, इसे किसने बताया, क्लॉसियस ने बताया। अब देखिए क्लॉसियस का प्रमेय देखते हैं। ठीक, देखिए क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार एक उत्क्रमणीय या चक्र के पूर्ण पथ के राशि का डी क्यू अपान में टी का समाकलन शून्य होता है। मतलब क्या आता है, बंद समाकलन डी क्यू अपान डी टी का बंद समाकलन क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। ठीक, देखिए जहां पर बंद समाकलन एक पूर्ण चक्र के लिए समाकलन है। देखिए यहाँ पर देखिए एक पूर्ण चक्र है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक ये हमारे पास क्या है, एक पूर्ण चक्र है, इस तरफ से ऐसे गया, फिर उसके बाद ये इस तरफ गया, मतलब ये पूर्ण चक्र में क्या किया है, घूमेगा। ये इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, एक पूर्ण चक्र में ये घूमते रहेगा। ठीक, क्लॉसियस के प्रमेय से, जैसे कि इसको मैंने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया है, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया है, तो ये इधर से आएगा, फिर उसके बाद इधर से जाएगा, फिर उसके बाद इधर से जाएगा, फिर उसके बाद मतलब ये चारों तरफ ऐसे घूमते रहेगा। कौन, ठीक क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए, ठीक यहाँ पर देखिए ये P है और ये V है, ये A डेस है, ये B डेस है, और यहाँ पर देखिए A है। ठीक, जो बिंदु मिल रहा है उसको A है, मतलब यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है ना उसको नीचे की ओर हम लोग बस खींच दिए हैं। ठीक, खींच दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए A डेस है, A1 डेस है। ठीक, A1 डेस है, यहाँ पर A2 डेस है, और यहाँ पर देखिए A1 है और यहाँ पर A2 है। देखिए चित्र में किसी निकाय की अवस्था I से अवस्था F में उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा परिवर्तन के लिए PV आरेख है। I तथा F बिंदुओं पर, ठीक पर क्या है, क्रमशः A1 डेस तथा A2 डेस रुद्धोष्म वक्र है। ठीक, वक्र IF द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल IA डेस B डेस F इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक, किया गया कार्य देखिए रुद्धोष्म वक्र के बीच का समतापीय प्रसार AB है, जो वक्र IABF द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, ठीक क्षेत्रफल IA डेस B डेस F के बराबर होता है। ठीक, I डेस B डेस और F डेस के बराबर होता है। देखिए हमारे पास चित्र को पहले समझ जाते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, आयतन देखिए हमारे पास एक देखिए आयतन IABF द्वारा। ठीक, देखिए IAB और यहाँ IA और B और F देखिए। ठीक, IA और B और F, उसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा IA डेस B डेस F में देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए I ये बड़ा वाला देखिए IA डेस B डेस और F में देखिए। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ थे और यहाँ से यहाँ तक इस तरफ से, और इसको हम लोग इस तरफ से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ऐसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ से देखिए ठीक पहला वाला देखिए A, ठीक IA और यहाँ पर BF, उसी प्रकार देखिए IA डेस B डेस और यहाँ पर F लिया गया है। ठीक, इस प्रकार से, तो इस प्रकार मार्ग IF के लिए निकाय द्वारा किया गया कार्य मार्ग IABF के लिए किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए जो IF है, ये IF है वो ठीक IAB और F के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो देखिए DWIF इज इक्वल टू DWIABF होता है। समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए दोनों, ठीक चूंकि दोनों मार्गों के लिए निकाय के प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान है, अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान होगा। ठीक, देखिए यहाँ ये दोनों समान है, W कार्य भी समान है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगा, समान होगा। तो देखिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी सेम लिख दें, DUIF इज इक्वल टू DUIABF, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम से IF मार्ग
के लिए निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा। ठीक, तो देखिए आई एफ के द्वारा, ठीक, जो ये मार्ग दिख रहा है ना ये वाला, ठीक, तो इस मार्ग के द्वारा अवशोषित ऊष्मा आई एफ द्वारा, तो देखिए आई एफ द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या हो जाएगा, डी क्यू, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से डी क्यू आई एफ इज इक्वल टू डी यू आई एफ प्लस डी डब्ल्यू आई एफ, समीकरण 3 दे देंगे इसको। अब देखिए आई ए बी एफ द्वारा, ठीक, आई ए बी एफ, जिस पहले क्या देखे थे, इसके लिए देखे थे, किसके लिए, आई एफ के लिए देखे थे, क्या, उसका अवशोषित ऊष्मा। अब देखिए आई ए बी एफ के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू आई ए बी एफ इज इक्वल टू डी यू आई ए बी एफ और प्लस डी डब्ल्यू आई ए बी एफ। ठीक, मतलब ये हमारे पास क्या होता था, ऊष्मा गति का प्रथम नियम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है। देखिए आई एफ के लिए तो यहाँ पर आई एफ लग गया है नीचे में, और यहाँ पर भी ये क्या था, आई ए बी एफ के लिए था, तो यहाँ पर भी आई ए बी एफ लग गया है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है और समीकरण 2 ये है। ठीक, देखिए दोनों के क्या हो जाएगा, मान को यहाँ पर रख देंगे। ठीक, देखिए W और U का मान, तो यहाँ पर देखिए W का मान, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू आई एफ। ठीक, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को देखिए डी क्यू आई ए बी एफ, ठीक, डी क्यू आई बी एफ इज इक्वल टू डी यू आई एफ और प्लस में देखिए डी डब्ल्यू आई एफ हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए इसका मान हमारे पास क्या मिला था, ठीक, देखिए डी यू आई ए बी एफ का मान क्या है, देखिए डी यू आई ए बी एफ का मान क्या है, डी यू आई एफ है, तो यहाँ पर देखिए डी यू आई एफ लिख दिया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू आई ए बी एफ का मान, देखिए यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू आई बी ए एफ का मान क्या है, डी डब्ल्यू आई एफ है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए डी डब्ल्यू आई एफ लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, उसी प्रकार देखिए समीकरण 4 में देखिए, और ठीक समीकरण 4 और 5 से देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक, ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए डी क्यू आई ए बी एफ और डी क्यू यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या ऐसा, ठीक, अब उसका देखिए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों से देखिए ये बराबर दिख रहा है, इसका भी ये भी बराबर है, इसका भी देखिए ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर है। तो इस समीकरण से देखिए पहले क्या किए, इस समीकरण में ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान इसमें रखें तो किसके बराबर में आ गया, ये वाला समीकरण के बराबर में आ गया। देखिए ये डी यू आई एफ है तो यहाँ पर भी डी यू आई एफ है, यहाँ पर भी डी डब्ल्यू आई एफ है तो यहाँ पर भी डी डब्ल्यू आई एफ है। तो देखिए इन दोनों को हम लोग बराबर ले सकते हैं, डी क्यू और डी क्यू को देखिए दोनों को हम लोग बराबर ले लेंगे। ठीक, देखिए दोनों को बराबर ले लिए। ठीक, तो देखिए डी क्यू आई एफ बराबर में क्या जाएगा, डी क्यू आई ए बी एफ हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम कार्नो चक्र ए बी सी डी ए में, ठीक, प्रथम कार्नो चक्र देखिए हमारे पास देखिए कार्नो चक्र ये वाला, देखिए ये वाला चित्र भी बना लेना है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारे पास चित्र बना है, देखिए ए बी और यहाँ पर देखिए सी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ए, मतलब ये वाला लिया है, ये ए बी और यहाँ पर डी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ये, ठीक, ये वाला आयतन वाला लिया है। ठीक, माना समतापी प्रसार ए बी में, ठीक, ताप T1 पर ऊष्मा Q1 अवशोषित होता है तथा समतापी संपीड़न में CD में ताप T2 पर ऊष्मा Q2 निष्कासित हो रहा है। तो समीकरण से देखिए हमारे पास समीकरण से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से ए और बी में क्या, देखिए ए बी में क्या हो रहा है, T1 ऊष्मा ताप दे रहा है तो क्या हो जाएगा, Q1 ऊष्मा क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। उसी प्रकार देखिए सी और डी में हम लोग T2 ऊष्मा दे रहे हैं तो Q2 क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे देखिए 1 माइनस Q2 अपान में Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा, T2 अपान में क्या आ जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक, मतलब T1 हो जाएगा। ठीक, T1 जानते हैं, ठीक, हम जानते हैं कि क्या आता है, कार्नो चक्र, ठीक, कार्नो इंजन की दक्षता से हम लोग जानते थे, कार्नो इंजन की दक्षता हमारे पास क्या निकला था। ठीक, ये इस प्रकार से निकला था, देखिए ये Q1 के लिए मतलब ऊष्मा के लिए हो गया और ये किसके लिए होगा, ताप के लिए होगा। देखिए 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए कार्नो इंजन की दक्षता का व्यंजक हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए T2
T2 ये ताप है, तो ये क्या है, ऊष्मा है, तो ऊष्मा के लिए दक्षता ये आ जाएगा हमारे पास, ये ताप के लिए दक्षता है तो ये ऊष्मा के लिए आ जाएगा, तो Q2 अपान में Q1। दक्षता का सूत्र क्या आता था, ईटा इज इक्वल टू क्या आता था, 1 माइनस में T2 बटे में T1 होता था। ठीक, इस प्रकार से होता था। तो उस प्रकार से हम लोग देखिए एक ऊष्मा के लिए ले लिए हैं, एक ताप के लिए ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा, देखिए Q2 अपान में Q1 इज इक्वल टू T2 अपान में T1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्या किया, इसको देखिए मैंने इस तरफ इसको पक्षांतर कर दिया, इसको इस तरफ ला दिया, मतलब Q2 अपान में T2 कर सकता हूँ इज इक्वल टू Q1 अपान में T1 कर सकता हूँ। इसको नीचे ले गया, इसको ऊपर ला लिया। अब इसको मैं बलत कर ऐसा लिख सकता हूँ, Q1 अपान में T1 इज इक्वल टू Q2 अपान में T2 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ऊष्मा Q1 अवशोषित की गई है तथा ऊष्मा Q2 निष्कासित की गई है, अतः Q1 धनात्मक होगा और Q2 ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, इस पर देखिए एक देखिए Q1 अवशोषित किया गया है, यहाँ से देखिए Q1 को अवशोषित किया गया है, यहाँ पर देखिए Q2 को निष्कासित किया गया है। तो देखिए Q1 क्या होगा, धनात्मक होगा और Q2 ऋणात्मक होगा। तो देखिए Q1 को धनात्मक लेंगे और Q2 को ऋणात्मक लेंगे। ठीक, ऋणात्मक मान लेंगे तो देखिए माइनस कर दिए और यहाँ पर Q1 बटे में T1 इज इक्वल टू माइनस Q2 बटे में T2 हो जाएगा। अब देखिए Q1 बटे में T1 माइनस की तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में देखिए Q2 अपान में T2 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण 5 दे देंगे। अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है। ठीक, देखिए इस प्रकार से हमें मिला था Q1 बटे में T1 प्लस में Q2 अपान में T2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास ऐसे मिलता था 1 प्लस 2 प्लस डेज 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 अनंत लिखता था, ऐसे लिख दे, ऐसे आता था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 ऐसे करके लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 1 से अनंत करके ऐसे लिख सकता हूँ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको सिग्मा के साथ लिख सकता हूँ। देखिए अतः संपूर्ण चक्र के लिए सभी कार्नों चक्रों के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, सिग्मा Q बटे में T लिख सकता हूँ। इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस जे 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 अनंत होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 लिख सकता हूँ या सिग्मा n लिख सकता हूँ। n इज इक्वल टू 1 से क्या हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए सिग्मा Q अपान में T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यदि देखिए, अब यदि इन सूक्ष्म कार्नों चक्रों के रुद्धोष्म वक्र आपस में अत्यंत समीप हो तो उन्हें समतापी वक्र में मिलाया जा सकता है, अर्थात इसको बंद समाकलन के लिए इसको सिग्मा को हटाकर क्या कर सकते हैं, बंद समाकलन कर सकते हैं। सिग्मा का मतलब भी योग होता है और समाकलन का भी क्या होता है, योग होता है। ठीक, पूरे का समाकलन मतलब योग होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या आता है, x घात n होता है, तो अवकलन में क्या आता है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अवकलन में क्या हो जाएगा, ये होता है x घात n माइनस 1 बटे में n होता था, n x घात n माइनस 1 अवकलन में होता है। लेकिन यही समाकलन में क्या हो जाता है, x घात n रहता है और समाकलन रहता है तो x घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 होता है, मतलब ये और जुड़ जाता है। तो इसी कारण इसको समाकलन कर दिए, बंद समाकलन dq अपान में t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारे पास क्या है, जहाँ पर Q पूर्ण चक्र का समाकलन है, जिसे क्लॉसियस के प्रमेय कहते हैं। इसे ही क्या बोलता है, क्लॉसियस का प्रमेय बोला जाता है। यहाँ तक आपको बनाना है, जहाँ बंद समाकलन पूर्ण चक्र के लिए, जो पूर्ण, ये एक बार ऐसे पूर्ण चक्र करेगा, गोल भावर ऐसे चक्र करेगा, वहीं इसके लिए क्या है, समाकलन है। देखिए गोल, ये बंद बंद है मतलब गोल है, तो गोल भावर ये क्या करेगा, चक्र करेगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्लॉसियस के प्रमेय के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक बनाना है।